बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, बड़ा इंतज़ार था कि समरी नहीं आ रही, समरी रुक गई है। अब समरी भेज दी गई है वज़ीर-ए-आज़म ओस को, और उसमें सीनियर तरीन 6 जर्नैल जो हैं उनके नाम शामिल हैं। ये समरी क्यों रोकी गई? ज़ाहिर है 6 सीनियर जो जर्नैल हैं उनके चाहने वाले हैं, फ़ौज के अंदर भी हैं, फ़ौज के बाहर भी हैं। और फिर एक दिन पहले क्या अहम मीटिंग होती है, उसका अहवाल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और क्या जो समरी भेजने का प्रोसेस इतनी जल्दी किया गया है, एक दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब खत लिखते हैं। पहले तो समरी का इंतज़ार किया जा रहा था ना कि समरी आ जाए, नहीं आई। फिर वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर दाखिला और शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म की एक मुलाकात होती है। उसमें ये तय किया जाता है कि जनाब आप खत लिखें, इंतज़ार ना करें। और खत लिखने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर समरी जो है वो आ जाती है। क्या इसमें कोई शहबाज शरीफ का भी किरदार है, या मुफाहमतकार जो हैं सिर्फ उन्हीं का किरदार है? क्या कुछ सख्त रवैया जो है शहबाज शरीफ का, अगरचे उनकी मुफाहमती पॉलिसी है लेकिन किसी जगह वो स्टैंड भी ले सकते हैं, क्या उनका जो सख्त रवैया है, रवैया इख्तियार किया उन्होंने, को किया भी या नहीं किया, उसका शाखसाना है कि ये समरी जो है, ये प्रोसेस जो है ये शुरू हो गया है। और फिर सदर साहब का अभी तक खदशा मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो अपने अंजाम की तरफ, मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही हैं। अब सारा मामला जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के हाथ में आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या करने वाले हैं? काबीना का इजलास भी हो रहा है, ज़रदारी साहब की भी मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म के साथ। फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह की अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं, और वो लंदन वाले साहब जो हैं नवाज शरीफ साहब, वो सैर सपाटे पे निकल गए हैं। इस मौजू पर भी बात करेंगे कि वो सैर सपाटे पे निकले हैं या कोई और वजह है। और कल के व्लॉग में मैंने ये अर्ज़ किया था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़े पुरसकून हैं, पाकिस्तान में हलचल मची हुई है और वो जो है वो मुतमईन हैं। और लग ये रहा है कि उन्हें भरोसा है उन कमिटमेंट्स पर जो उनके साथ की गई हैं कि उनको फॉलो किया जा रहा है। उनको कोई यकीन दहानियाँ थी ना, सारा कुछ मामला था ना, कि कौन सीनियर लगेगा, कौन नहीं लगेगा, क्या आगे होगा, फ़ौज न्यूट्रल रहेगी, गैर जानबदार रहेगी। इस तरह की बातें-शातें आपने भी सुनी हैं, खबरें भी आ गई हैं, कन्फर्म भी हो गई हैं। तो अब वो निकल गए हैं जनाब सैर-सपाटे पे। सैर-सपाटे पे निकले हैं तो ये तो बड़ा अजीब-सा एक मसला हो गया है कि वो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, और वहाँ जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने यकीन दहानी करवाई हुई है, उसका क्या बनेगा फिर? अगर वो ट्रैवलिंग के काबिल हैं, तो फिर वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? इधर-उधर क्यों फिर रहे हैं? ये कल खबर तो आ गई थी जब मैंने व्लॉग किया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो यूरोप के दौरे पे चले गए हैं, फैमिली समेत। सारे बच्चे, मरियम नवाज़, ये यूरोप के दौरे पे चले गए। मेरे पास कल कोई तफ़सीलात नहीं थी कि इस पे मैं बता सकूँ कि वो क्यों गए हैं। बहरहाल मेरे ज़हन में ये सवाल ज़रूर था कि हाई कोर्ट के हुक्म और यकीन दहानियाँ जिन्होंने करवाई हुई हैं दोनों भाइयों ने, इसके बाद इस दौरे का कोई तुक बनता नज़र नहीं आ रहा। पहले भी जब ये बाहर जाना चाह रहे थे कि जनाब जहाज़ खड़ा हो गया है सऊदी अरब का, कि ये रियाद जा रहे हैं, जद्दा जा रहे हैं, इस तरह की उस वक़्त भी मैंने पता किया था, तो इनकी जो लीगल टीम है, उसका ये कहना था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ये सफ़र करके वहाँ जा सकते हैं, तो जो पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट को इन्होंने यकीन दहानियाँ करवाई थी नवंबर 2019 में, जिसके बाद ये लंदन गए थे, तो उनका क्या बनेगा? ये पकड़ में आ जाएँगे। अब जो मेरी इत्तला ये है कि ये वो दौरा सैर-सपाटे वाला दौरा नहीं है। इस दौरान जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, उनके कुछ मेडिकल चेकअप्स, कुछ इलाज की सूरत हाल जो है वो बनने वाली है वहाँ पे, और वो मुकम्मल ओवरहाल होकर, नहीं कहते जिन्हों असीं, पूरे मुकम्मल फिट होके पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। और इससे पहले उनका जो इलाज है वो अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, 2 ममालिक ऐसे हैं जिनके जो डॉक्टर्स हैं इनके मुआलिज रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड के डॉक्टर भी इन्हें चेक करते रहे हैं, चेकअप किया उन्होंने, वहाँ भी उस मर्ज़ का इलाज मौजूद है, और अमेरिका में भी
امریکہ میں ڈاکٹر فیاض شال صاحب ہیں جو کشمیری ہیں، اصل میں مقبوضہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے، تو وہ ان کے معالج رہے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے ان کو جو سٹینٹ وغیرہ ڈالے ہیں، 7 سٹینٹ پڑے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کو، اور ان کی جو شریانیں ہیں دل والی، وہ کہتے ہیں جناب پچک گئی ہوئی ہیں، ان کا کوئی مسئلہ ہے۔ اور جب یہ پاکستان میں تھے تو کہہ رہے تھے جناب 22% جو ہے نا وہ شریانے وغیرہ یا دل ہے ان کا کام کر رہا ہے، باقی پھر وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتا گیا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس ان کے معالج تھے جو پاکستان میں رپورٹیں وغیرہ بھیجتے تھے۔ اس سال کے شروع میں شاید فروری میں جو ان کی میڈیکل رپورٹ آئی تھی پاکستان میں، وہ ڈاکٹر فیاض شال صاحب نے، وہ اصل میں امریکہ میں ہے، میری لینڈ میں، وہ وہاں کوئی ہیلتھ کیئر کا بڑا ادارہ ہے اور وہاں انٹرنیشنل کارڈیالوجی کے وہ ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے جب ان کو سعودی عرب میں تھے تو 2003-4 میں ان کو وہاں جدہ میں علاج کیا تھا، سٹینٹ سٹون ڈالے تھے، اور پھر 2007 میں دبئی میں بھی انہوں نے ان کا معائنہ وغیرہ کیا تھا، کچھ یہی دل کا علاج وغیرہ کیا تھا۔ تو یہ سارا ایشو ہے، وہ اس لیے نہیں گئے کہ سیر سپاٹے کریں، وہ اس لیے گئے ہیں۔ وہ جو میں لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ لاہور ہائی کورٹ میں نومبر 2019 میں انہوں نے باہر جانا تھا، بیمار تھے، اجازت نہیں مل رہی تھی، حکومت نے کہا تھا جناب بانڈ دیں، کوئی ضمانت نامہ جمع کروائیں، پتہ نہیں کتنے ارب روپے، تو پھر ہم آپ کو جانے دیں گے۔ پھر وہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس آیا، لاہور ہائی کورٹ نے پھر اجازت دی نومبر 2019 میں۔ تو انہوں نے دونوں بھائیوں نے وہاں انڈرٹیکنگ دی تھی، یقین دہانی کروائی تھی، وہ ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے یہ انڈرٹیکنگ دی تھی، یقین دہانی کروائی تھی عدالت کو تحریری طور پر کہ جناب بھائی صاحب جو ہیں یہ علاج کے لیے باہر جا رہے ہیں، 4 ہفتے کے اندر اگر یہ صحت یاب ہو جاتے ہیں تو یہ واپس آ جائیں گے، یا جب بھی ڈاکٹر نے اجازت دیں گے اور صحت مند ہو جائیں گے، سفر کی اجازت دیں گے، تو یہ پاکستان واپس آ جائیں گے۔ اور اگر کوئی حکومت کو ایسی اطلاع ملتی ہے کہ جناب بھائی صاحب جو ہیں یہ ٹھیک ہیں لیکن ایمی مسئلے بنے ہوئے ہیں، تو پھر یہ پاکستان کا ہائی کمیشن کا نمائندہ وہاں جا کے مل سکتا ہے ان کے معالج سے، اور میں فیسیلیٹیٹ کروں گا۔ اور یہی یقین دہانی نواز شریف صاحب نے کروائی تھی، ان کا جناب 4 ہفتے کے اندر اگر میں صحت یاب، یعنی اگر میں صحت یاب ہو گیا، اصل جڑا ہوا تھا یہ معاملہ صحت یابی کے ساتھ، یعنی یوں ہی وہ صحت یاب ہوں گے وہ پاکستان واپس آ جائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب نے کہ میرے چھوٹے بھائی نے جو یقین دہانی کروائی ہے عدالت کو، میں اس کا بھی پابند رہوں گا۔ یہ دونوں کی یقین دہانی ہے کہ یعنی اگر نواز شریف صحت مند ہو جاتے ہیں اور سفر کے قابل ہو جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ یورپ کے دورے پہ نکل جائیں، انہوں نے پاکستان واپس آنا ہے۔ یہ اتنے چلے تو ہو نہیں سکتے، نہ نواز شریف نہ شہباز شریف، کیونکہ اگر وہ سیر سپاٹے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، گئے ہوئے ہیں، تو پھر جو یقین دہانی شہباز شریف نے عدالت کو کروائی ہوئی ہے اس میں شہباز شریف صاحب پھنس سکتے ہیں، تو انہیں عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف، اور شہباز شریف کے خلاف تو ہونی ہے، وزیر اعظم صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو میری اطلاع یہ ہے کہ یہ میڈیکل جو وزٹ میڈیکل کی بنیاد پہ جو ویزا ہوتا ہے وہ لے کے نکلے ہیں، اور میں بھی سوئٹزرلینڈ جائیں، ان کے ویزوں کا کوئی مسئلہ تھوڑا ہوتا ہے، اور میں بھی امریکہ جائیں۔ خیال یہی ہے کہ امریکہ میں یہ اپنا آخری جو ہے وہ علاج جو ہے وہ کروائیں گے۔ اب کتنی دیر لگتی ہے، 8 دن لگتے ہیں، 10 دن لگتے ہیں، کہا تو یہ آ رہا ہے کہ 8 دن کے دورے پر ہیں۔ میرا خیال ہے یہ امریکہ میں ہی اپنا کروائیں گے وہ۔ اور پھر دوسرا ایک فائدہ اس سے یہ ہوا ہے کہ جو انہوں نے وہاں سٹے کیا ہوا تھا برطانیہ میں، تو وہ ان کا جو وہ سٹے تھا اس کا وہ ختم ہو گئی تھی میعاد، اور انہوں نے کہا تھا جناب نہیں اپنی سٹے، پھر انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی، اب یہ وہاں سے نکل آئے ہیں۔ اب جب دوبارہ یہ برطانیہ میں جائیں گے تو پہلے والا ایشو چیپٹر جو ہے کلوز ہو چکا ہوگا، اب یہ نئے ویزے کے ساتھ وہاں داخل ہوں گے، یا اگر فرض کریں کہ 5 سال کا ویزا بھی کسی کو لگتا ہے ملٹیپل، تو پھر وہ 6 ماہ بعد واپس تو آنا ہی ہوتا ہے، قانون یہ ہے۔ بہرحال ان کو یہ بھی ایک فائدہ ہوگا، اسی لیے یہ انہوں نے، میں نے کل کے بھی لاگ میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اپنی وہ جو اپیل تھی ہوم ڈپارٹمنٹ نے کی ہوئی وہ انہوں نے واپس لے لی۔ یہ سارا ایشو ہے، یہ سیر سپاٹا اس طرح کا سیر سپاٹا نہیں جیسے یہاں سمجھا جا رہا ہے کہ جناب
एक तंदुरुस्त घोड़े की तरह भागे फिर रहे हैं, वो बीमारी का इलाज करवाने के लिए वो वहाँ गए हैं। 2 मुल्कों का नाम मैंने बताया कि स्विट्ज़रलैंड में ये वो स्विट्ज़रलैंड के डॉक्टर जो है इन्हें चेक करते रहे हैं, और अमेरिका के डॉक्टर। ये सारी सूरत-ए-हाल, ये महज़ हुस्न इत्फ़ाक़ है कि तस्नीम हैदर वाला जो मामला है, उसके बाद ये जा रहे हैं। ये पहले से ही शेड्यूल होगा, मेरे पास इत्तला तो नहीं है, लेकिन पहले से शेड्यूल होगा। तो आप देख लीजिएगा, ये इलाज ये भी होता है ना, फैमिली जो है वो नहीं बताती है आम तौर पे कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चीज़ें आ जाएँ, जनाब इलाज के लिए चले गए वहाँ, ये हो गया वहाँ। तो जो दूसरी पार्टी है पीटीआई वाले, वो तो जनाब ढूँढते फिर रहे हैं। अस्पताल के बाहर मुज़ाहरा कर देंगे, एयरपोर्ट पे मुज़ाहरा कर देंगे, इधर मुज़ाहरा कर देंगे, उधर मुज़ाहरा कर देंगे। ये ज़ाहिर है वो अपने सुकून से इलाज करवाएँगे और फिर वापस आएँगे। अगर किसी को कोई है मसला, तो फिर हाई कोर्ट में आ जाए, जाके दरख्वास्त दे दे जनाब कि पंजाब हुकूमत ही है ना, पंजाब हुकूमत दरख्वास्त दे सकती है वो उसमें। तो पंजाब हुकूमत, क्योंकि वो मामला आखिर में पंजाब हुकूमत के उन्होंने सुपुर्द कर दिया था। ज़मानत में तौसीअ वाला जो मामला था ना, वो पंजाब हुकूमत के ही सुपुर्द है, तो पंजाब हुकूमत चले जाए, जाके कर दे। अटॉर्नी जनरल ने वैसे भी एक खत लिखा था फरवरी में इनके मालिज को कि जनाब इनकी असल सूरत-ए-हाल बताएँ। उन्होंने बता दिया था जनाब नहीं, ये तो शदीद दबाव में है, अगर ये वो मुश्किल है इनका सफ़र-सफ़र करना। फिर कोरोना का भी कोई वहाँ मसला रहा जिसकी वजह से सफ़र-सफ़र पे इनका फ़ायदा रहा नवाज़ शरीफ साहब का। तो जाएँ अदालत में, जाके बताएँ जनाब वो तो सैरें करता फिर रहा है, सैर-सपाटे कर रहा है, तो उसको बुलाएँ और शहबाज शरीफ को भी पकड़ें, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं आपके, कि जनाब आके आप अपने भाई को वापस क्यों नहीं ला रहे? वो तो ठीक है, फिट-फाट है, ऐसा नहीं है, फिट-फाट नहीं है, वो इलाज वाला ही असल इश्यू है। तो दूसरी जो बात है कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तकर्रर के हवाले से, कल मैंने एक ज़िक्र किया था कि रावलपिंडी में बाजवा साहब ने, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कुछ मुलाकातें की हैं, कुछ अपने करीब, एक तो वो जो आगे ना मैंने कहा था कि डीजीआईएसपीआर की तरफ कुछ और मुलाकातें भी थीं, तो उन्हें वहाँ उन मुलाकातों में ये कहा गया कि आप इस मामले में ना पड़ें, पसंद नापसंद के चक्करों में ना पड़ें। जब फैसला कर लिया हुआ है कि जनाब हमने मुदाखलत ही नहीं करनी, तो फिर क्या चक्कर, क्या मामला, क्या नहीं है। तो जो सीनियर लोग हैं उनकी लिस्ट आप भेज दें। तो अब ये पता ये चला, और फिर वहाँ से उस वक्त तक ये भी आ चुकी हुई थी, वज़ीर-ए-आज़म से भी एक खत आ चुका हुआ था कि जनाब आप नाम भेज दें। अब उन्होंने 6 नाम भेज दिए हैं, जिससे सूरत-ए-हाल बहुत हद तक वाज़ेह हो गई है। पहले नंबर पे हैं जनाब आसिम मुनीर साहब, और दूसरे नंबर पे हैं सार शमशाद साहब। सार शमशाद साहब बड़े अहम आदमी हैं, रावलपिंडी के वो कोर कमांडर हैं। और फिर हैं अज़हर अब्बास साहब, आर्मी चीफ के बाद सबसे अहम ओहदा जो है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का होता है, वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है इस वक्त। और फिर नमान महमूद साहब हैं। ये वहाँ जो लोग हैं वहाँ जिनका नाम लिया जा रहा है, नमान महमूद साहब वो वाहद बंदे हैं जिनके बारे में ये इत्तला है कि कोई लॉबिंग उनकी तरफ से नहीं हो रही। और फिर उनके बाद मोहम्मद आमर साहब हैं, जिनके बारे में ये ज़िक्र किया जाता है कि शायद वो मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं ज़रदारी साहब के, और ज़रदारी साहब बड़े उन्हें पसंद करते हैं। इस तरह की बातें-शातें होती रहती हैं ना। तो अब ये 6 लोग हैं, और इन 6 लोगों में से एक ने आर्मी चीफ लगना है और एक ने लगना है चेयरमैन जॉइंट, वो जो कमेटी होती है, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी वगैरह जो भी होती है, उसका चेयरमैन लगना है। तो ये आसिम मुनीर साहब 27 को हो रहे हैं रिटायर। उनका जो टेन्योर है बतौर लेफ्टिनेंट जनरल, 3 स्टार जनरल, वो ख़त्म हो रहा है। इससे बड़ा मसला बना हुआ था जनाब, ये इनको आउट करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, और इसमें किसी हद तक हकीकत भी थी। ये मैं सही बता रहा हूँ बात आपको। ये कुछ बाजवा साहब की पसंद थी, कुछ लोगों के लिए, ज़ाहिर है फिर वो तो मामला होना है। और फिर फैज़ हमीद साहब का नाम मैं बताना भूल गया कि फैज़ हमीद साहब का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। मोहम्मद आमर से पहले उनका नाम भी इसमें लिस्ट में शामिल है। अब ये वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है कि उन्होंने किसको करना है, किसको नहीं करना है। अब इसमें जो भी लोग हैं इनकी लॉबिंग जो है, ये नमान महमूद साहब के अलावा तकरीबन सबकी लॉबिंग किसी न किसी अंदाज में हुई है। जो हमारे
आसम मुनीर साहब हैं, उनकी तो ऑटोमेटिक एक लॉबी बन गई, ऑटोमेटिक, यानी वो खुद ना भी करें तो इनकी ऑटोमेटिक एक लॉबी बन गई। वो नून लीग वालों के पसंदीदा बज़ाहिर मैं बात कर रहा हूँ, और फैज़ अमीर साहब पीटीआई वालों के पसंदीदा, और आमिर साहब पीपल्स पार्टी वालों के पसंदीदा, और फिर बाकी सार शमशाद साहब और अजहर अब्बास साहब, उनके बारे में भी कुछ खबरें थीं कि उनकी तरफ से भी ज़ाहिर आर्मी चीफ भी तो, यार जो मौजूदा आर्मी चीफ है उसने भी तो कुछ करना ही है ना, अपना बंदा शंदा को कहने होता ना जनाब ये बंदा बड़ा ठीक है और ये बंदा बड़ा ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है? हुआ ये है कि शहबाज शरीफ साहब, जिनको कहते हैं जब बड़ा मुफाहमत वाला और बूट पॉलिश, पता नहीं क्या क्या बातें उनके बारे में कही जा रही थी, वो छिटफुट हो गए हैं। तो वो भाई जी डट गए हैं, वो अड़ गए थे कि भाई भेजने भेजें, नहीं भेजने ना भेजें, मेरे पास आइन के आर्टिकल 243 के तहत इख्तियार है, मैं खुद ही, आपकी समरी नहीं भी आती तो मैं किसी और से मंगवा लूँगा, बना लूँगा और भेज दूँगा, टेंशन वाली बात नहीं हमें, हमने भेज दी नहीं, अगर मार्शाला लगाना तो लगाएं, जो करना है करें, हमें कोई परवाह नहीं। सर ये पैगाम क्या है? और फिर मुलाकात हुई है एक दिन पहले, उसमें मलक अहमद भी शायद था, शहबाज शरीफ साहब भी थे, मलक अहमद भी बड़ा आजकल उन्होंने गुड बुक्स च ना वज़ीर आला पंजाब दे बनने च भी चक्करां च भी पिया रहा बेचारा। तो वो जनाब कोई एक बड़े अदारे के सरबराह भी थे वहाँ, हसास अदारों के, तो वो वहाँ फिर कुछ बातें शातें हुई, मामला कुछ सीधी लाइन पे चढ़े, और फिर ये उसके नतीजे में ये समरी आ गई है। और ये जो कह रहे हैं ना जनाब वो इतने दिन और इतने दिन, वो 2 दिन का गैप कैसे, ये वो जिस दिन वज़ीर आज़म समरी भेजेंगे उसी दिन से उनकी तरक्की शुमार होगी, वो जो मौसर होगी ना वो उसी तारीख से होगी, इसलिए वो 2 दिन वाला इशू है नहीं, सारी वो जमा तफरीकें होगी हुई हैं। और अब आसम मुनीर साहब का जो आना है वो ठहर गया है, और कुछ लोगों का जाना ठहर गया है, और फिर सार शमशाद साहब जो हैं उनके लिए भी कोई अच्छी खबर आ सकती है, सीनियरिटी वाला असूल कि ऊपर वाले 2 सीनियर ला देना। और जो तीसरी अहम बात है सदर साहब की, कि सदर साहब रोक लेंगे, वो मेरा ख्याल अब मुश्किल हो जाएगा सदर साहब के लिए, क्योंकि ये एडवाइस जो आई है या समरी जो आई है ये वहाँ से आई है, रावलपिंडी से, वजारत दिफा के ज़रिए, और उनकी ही की रिकमेंडेशंस पे ये आगे नाम जाएंगे। जो 7-6 नाम आए उनमें से 2 ले लेंगे, उन्होंने कहा जनाब 6 नाम है, इनमें से 2 ले लें आप। तो फिर ये वो हुकूमत जो है ये जिम्मेदारी डाल रही है उन पे, रावलपिंडी वालों पे, कि भाई जी हमने तो भेज देनी है, अब सदर से सदर जाने और आप जाने। और सदर भी इतना बोला नहीं है, बोला सदर नहीं है ये, तो ये मेरा ख्याल है ये हो जाएगा। ये पीटीए वालों को भी थोड़ी सी समझ आ गई हुई है कि ये तो मामला बड़ा गंभीर हो जाना है, बहुत गड़बड़ हो जानी है। सदर साहब, ये इमरान खां अपने दोस्तों के इधर उधर लारे लूरे लगा रहा है कि मेरा सदर कुछ करेगा, एम ही बस उन्होंने कुरबानी दा बकरा बना ली, वो कहते नहीं वो चढ़ जा बच्चे बली, पता नहीं क्या राम बली करेगा, इस तरह का नहीं, वो एक मुहावरा उस तरह का। लेकिन सदर भी वो जीरक आदमी है, वो भी ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये मामला मुझे अब खुश सलूबी के साथ हल होता नजर आ रहा है। ज़ाहिर है जरदारी साहब की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई है, तो वो कहते हैं बीमारी का मैं इयादत के लिए गया था, इयादत के अलावा वहाँ ये तो नहीं हो सकता नहीं और बातें ना हुई हैं, ये बातें भी हुई हैं। और मैंने ये जिक्र किया था कि लोग कहते हैं कि फिर इस्लामाबाद में वो क्या कर रहा है जरदारी, तो भाई मैंने कहा था वो फैसिलिटेट करेगा वज़ीर आज़म को इस सारे मामले में, और वो फैसिलिटेट करेंगे, देख लीजिएगा आप। अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो जरदारी साहब का जो किरदार हो सकता है, जो वो अदा कर सकते हैं, वो करेंगे। और अब तो मुझे मामला सीधा होता हुआ नजर आ रहा है। जो तय हुआ था, जो मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ बड़ा पुरसकून है, उसको पता है पाकिस्तान में थोड़ी सी हो जाती है ना, फिर वो थोड़ी सी अफवाहें चल पड़ती हैं, कोई लोग जज्बाती हो जाते हैं, कुछ बयानात ऐसे आ जाते हैं उन मुतलका लोगों के, जिससे कुछ बात जो मैं देख रहा था, कल भी मैंने जिक्र किया था कि नवाज शरीफ को एडा मुतमिन फिर रहा। इसका मतलब है कि उनकी मर्जी के मुताबिक सारा कुछ हो रहा है। और माजी में भी जो मेरे ख्याल आसिफ नवाज जंजुआ साहब जो थे, वो असलम बेग के बाद कई महीने पहले
وہ آئے تھے آرمی چیف، لیکن کئی مہینے پہلے ان کا نوٹیفکیشن ہو گیا تھا، نواز شریف صاحب نے کیا تھا۔ یہ کوئی چکر نہیں، یہ جس تاریخ کو وہ ہوتا ہے، سمری جاتی ہے، اسی طریق سے وہ مؤثر ہوتی ہے، اور عہدے کا شمار تب شروع ہوتا ہے، یعنی ترقی ہو جاتی ہے، لیکن وہ بیج بعد میں بھی لگ سکتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں جہانگیر کرامت صاحب کا بھی کوئی 15-20 دن، 22-25 دن بلکہ پہلے ان کا نوٹیفکیشن ہو گیا تھا، اور انہوں نے دسمبر میں شاید ہوا تھا، اور جنوری میں انہوں نے اپنا سنبھالا تھا جا کے چارج۔ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اور پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں جو ہے وہ معاملہ یہ ڈسکس ہوگا نئے آرمی چیف کے حوالے سے، وہاں یہ باتیں ہوں گی، پھر وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جناب، میرٹ تو یہی ہے کہ سینئر موسٹ کو لگا دیں، پوری کابینہ کہہ دے گی جناب سینئر موسٹ کو لگا دیں، مشورہ دے دے گی وزیر اعظم کو، تو وہ جناب پھر مشورہ قبول کر کے بھیج دیں گے 2 نام کہ اس کو جناب چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیں۔ آصم منیر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے سینئر ہیں، اور دوسرے نمبر پہ پھر سارشم صاحب کو آپ لگا دیں چیف آف جوائنٹس کمیٹی، جو بھی ان کی ہوتی ہے، اس کا چیئرمین۔ 24 کو یعنی جمعرات کے دن اجلاس ہے کابینہ کا، اور اسی دن میرا خیال ہے کہ سمری جو ہے ایوان صدر چلے جائے گی، اور 25 کو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ترکیہ جا رہے ہیں، جیسے کہ ماضی میں ترکی کہتے تھے، اب اس کا نام ترکیہ ہو گیا، اور وہاں کوئی سب میرین جو ہے پاکستان کی لانچ کی جا رہی ہے، اور وہاں کے صدر صاحب جو ہے اس کو افتتاح کریں گے، کیا کریں گے، انہوں نے ان کو بلایا ہوا ہے، اور یہ ظاہر ہے پھر جانا ہی ہے۔ ان کو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ٹینشن ختم ہو گئی ہے ان کی، پاکستان والوں کی بھی، لندن والوں کے تو پہلے ہی میں کہہ رہا تھا، ان کی ٹینشن اب ختم ہو گئی ہے۔ 50% سے زیادہ کام ان کا ہو گیا، بلکہ اصل کام ہو گیا ہے، 90% کام ہو گیا ہے۔ خطرہ یہ تھا کہ شاید عاصم منیر صاحب کا نام نہ آئے بیچ میں، وہ آ گیا۔ اور یہ ایک اور میں بات بتاؤں، ظاہر ہے فوج کے بعد اور بھی ایک بڑا حساس طاقتور ادارہ ہے، وہاں سے تو کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی تھیں کہ اب شاید میرا خیال ہے کہ معاملہ جب حل ہو گیا ہے تو وہ نہیں بیان کی جانی چاہیے، لیکن اشارتاً میں بتا رہا ہوں کہ صدر صاحب کے لیے بڑی مشکل ہو سکتی تھی، یہ میں بتا دیتا ہوں۔ اب بھی یہ ہے کہ اگر صدر صاحب کو رکاوٹ ڈالتے ہیں نا عمران خان کے آ کے، تو صدر صاحب کے لیے بڑی 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 مشکل ہو سکتی تھی۔ وہ نہیں امپیچمنٹ وغیرہ کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، کچھ اور معاملات بھی ہوتے ہیں۔ وہاں سر دڑ کی بازی لگانے کی باتیں ہو رہی تھیں، تو اللہ کرے خیریت سے صدر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے دانش مندی سے نوازا ہوا ہے، تو وہ دانش کا مظاہرہ کریں گے۔ اور یہ جو بڑی ایک ہلچل مچا دی تھی عمران خان صاحب نے، نہ ان کو وہ ڈیٹ ملنی ہے، اور انہوں نے ویلکم کرنا ہے۔ آپ دیکھیے گا، میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ جب آرمی چیف کا نام سامنے آ جائے گا تو یہ کہیں گے ہم نے تو کہا تھا میرٹ پہ لگائیں، تو یہی میرٹ پہ آتے تھے، اور میرٹ پہ کون آتا تھا۔ بہرحال آپ لوگوں کو بھی مبارک ہو، معاملات سیدھے ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اللہ کرے نئے آرمی چیف جو آئیں وہ ملک کے لیے بھی، ادارے کے لیے بھی کامیابیاں سمیٹیں، نیک نامی لے کے جائیں۔ بہرحال جو ہمارے باجوہ صاحب ہیں، ان کے مقدر میں نا کچھ بیچاروں کے تھوڑا سا مسئلہ رہا ہے کہ ایک دور میں ایک گروپ جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ ان کے پیچھے چڑھ گیا، اور پھر پی ٹی آئی والے چڑھ گئے ایک موقع پہ۔ اب 2-3 دن سے جو سمری ڈیلے والا معاملہ تھا، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پھر ان کے اوپر چڑھ گئے، یعنی ان کو سانس نہیں لینے دیا جا رہا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، اور بیچ میں پھر خبریں اور خبریں جو دے رہا ہے بندہ، جہاں سے نکل رہی ہیں افواہیں اور خبریں ملی جلی، وہ آپ کو ہی پتہ ہے 2-4 دن میں جب تقرر ہونے کے بعد بہت ساری ہلچل ہوگی فوج کے اندر، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون صاحب تھے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔